नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन में आज हम बात करेंगे नोटबंदी, जिसे कह रहे हैं पॉपुलर भाषा में, उसको कैसे मीडिया ने कवर किया। हम लोग जब बचपन में गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ रोज़ाना दो प्रार्थनाएं होती थीं। एक संस्कृत में थी और दूसरी जो हिंदी में थी। उसके बोल कुछ यूँ थे: हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। प्रभु से धन दौलत के बदले छात्र ज्ञान मांगते थे। स्कूल में ये रोज़ का कार्यक्रम था। कुछ उसी तरह आम लोग भी सूचना यानी जानकारी और ज्ञान के लिए हर दिन अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं या टीवी चैनल देखते हैं। मीडिया का प्राथमिक काम लोगों को सूचित करना और ज्ञानवान बनाना माना गया है। नोटबंदी इस वक्त हमारे समाज और राज्य व्यवस्था की बहुत बड़ी घटना है। जिस तरह बड़ी घटनाओं को इतिहास में याद किया जाता है, उसी तरह उन घटनाक्रमों का कवरेज भी मीडिया इतिहास में दर्ज होता है। पत्रकारिता को समाज का जल्दबाजी में लिखा इतिहास या इतिहास का प्रारंभिक प्रारूप भी कहा जाता रहा है। ऐसे में ये अहम सवाल है कि विमुद्रीकरण या लोकप्रिय भाषा में नोटबंदी या नोट बदली को भारतीय मीडिया ने अब तक कैसे कवर किया और कैसे कवर कर रहा है। कितनी सूचनाएं दे रहा है, लोगों को कितना ज्ञानवान बना रहा है। मीडिया मंथन में आज हम इसी मुद्दे की चर्चा करेंगे। अपने 4 खास मेहमानों से चर्चा में भाग ले रहे हैं आनंद प्रधान, मीडिया समीक्षक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से जुड़े हैं। हमारे साथ हैं भारत सरकार की पूर्व आर्थिक सलाहकार रह चुकी और इस वक्त आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में प्रोफेसर हैं, इला पटनायक। हमारे साथ हैं शेखर अय्यर, डेक्कन हेराल्ड के राजनीतिक संपादक। हमारे साथ हैं हरवीर सिंह, मनी भास्कर के संपादक। आप चारों का स्वागत है आज की चर्चा में। शुरुआत हम करते हैं हरवीर आपसे। हम ये समझना चाहते हैं कि जब से ये चीज़ सामने आई है 8 तारीख की शाम से अब तक जो मीडिया कवरेज दिखा, प्रिंट और विजुअल और वेब, इन तीनों में आपको क्या लगता है किसने बेहतर किया? और अगर किया किसी ने एक ने बेहतर, तो क्या आपको दूसरे में कमी दिख रही है, खासकर टेलीविज़न और प्रिंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपसे मैं पूछूं? देखिए, इसमें मेरा मानना है कि प्रिंट का काम टेलीविज़न से बेहतर रहा है। एक तो ये है कि प्रिंट ने जो कवरेज की है उसमें कोशिश की है कि इस फैसले को समझाने की कोशिश की है, ज़्यादा तथ्य रखने की कोशिश की है, जबकि टीवी ने उसको लेकर के एक जल्दबाजी में जिस तरह की रिपोर्टिंग होती है, रिसर्च का वहाँ एकदम बिल्कुल अभाव है। तथ्यों को लेकर के बहुत सारे गलत तरीके की बातें की गई हैं। अभी तक भी मेरा मानना है कि बहुत चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं। प्रिंट के कई अखबारों ने, और ख़ासतौर से मैं कहूँगा कि जो अंग्रेजी के कुछ अखबार हैं उनमें चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। ये पहलू है। जहाँ तक आप ऑनलाइन की बात करते हैं, वो शायद टीवी से भी जल्दबाजी वाला मीडियम है और वहाँ पर अभी तथ्यों को और ज़्यादा समझकर, जानकर और विस्तार से रखने की जो प्रक्रिया है उसमें भी थोड़ा समय लगेगा। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें वहाँ भी अच्छी आई हैं, टिप्पणियाँ आई हैं, लोगों के विश्लेषण आए हैं, क्योंकि वहाँ स्पेस का अभाव नहीं है, समय का उतना अभाव नहीं है। ये एक बेनिफिट वहाँ पे था। फिर आपके पास आएंगे। इला, आप एक अर्थशास्त्री हैं और आपका इंस्टीट्यूट ब्लैक मनी पर एक बहुत सीरियस प्रोजेक्ट में हमेशा पिछले कई सालों से जुटा रहा है। हम ये समझना चाहते हैं कि एक अर्थशास्त्री के रूप में अगर भारत के मीडिया के कवरेज को, पूरे देश के जो बड़े अखबार, बड़े चैनल हैं, आपके यहाँ जो आते हैं, हम सब पढ़ते हैं रोज़, इनके कवरेज को अगर आप देखती हैं तो ब्लैक मनी पर या इस पूरी परियोजना के मकसद पर कैसा कवरेज आपको लगता है? कहाँ एक अर्थशास्त्री के रूप में आप देखती हैं कि ये होता तो और अच्छा होता, ये अगर हो रहा है तो ये उतना अच्छा नहीं है, इसमें ये कमी है? क्या पाती हैं आप मीडिया में? मुझे लगता है कि ये क्लियरली नहीं समझाया जा रहा कि इससे ब्लैक मनी की जनरेशन कैसे कम होगी। हमारे इंस्टीट्यूट ने, जैसे आपने कहा, ब्लैक मनी पे बहुत सालों से काम किया है और हमारा एम्फेसिस ज़्यादातर रहा है कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे कि ब्लैक मनी की जनरेशन कम हो। हमारा फोकस टैक्स रिफॉर्म पे रहा है, किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाए चीज़ों को ताकि आगे ब्लैक मनी ना जनरेट हो। जो इस वक्त स्टॉक है ब्लैक मनी का, वो कुछ हद तक नोटों में है, पर बाकी जो स्टॉक है ब्लैक मनी का, गोल्ड, रियल एस्टेट और सब चीज़ों में है। मीडिया में
इस वक्त तक मैं जो ज़्यादातर देखती हूँ सिर्फ ये कहा जाता है कि ये स्टेप लिया है और इससे ब्लैक मनी ख़त्म हो जाएगा। बहुत उसके आगे क्या क्या करने की ज़रूरत है, और पर्टिकुलरली टैक्स रिफॉर्म, क्योंकि हम लोग हमारा इंस्टीट्यूट टैक्स रिफॉर्म को ही सबसे बेस्ट तरीका मानता है, क्योंकि हम पॉलिसी का कोई भी 2-4 पॉलिसीज़ से ही ब्लैक मनी अफेक्ट हो सकता है, और ये शायद उसमें से सबसे कॉस्टली पॉलिसी थी जिसमें वो लोग हर्ट होते हैं ज़्यादा जो इनोसेंट हैं, और वो कम हर्ट होते हैं जो गिल्टी हैं। वेरेज टैक्स रिफॉर्म की कई पॉलिसीज़ थी जो उनको ज़्यादा हर्ट करेगी, जो कि अमीर जिन्होंने एक्चुअली क्राइम किया है। तो आई थिंक ये एस्पेक्ट क्लियरली अगर बताया जाता तो मुझे लगता कि ये डिस्कशन आगे बढ़ता, ताकि पब्लिक से प्रेशर आता कि और क्या क्या आप स्टेप्स लीजिए ताकि ब्लैक मनी की जनरेशन कम हो। क्या शेखर, ऐसा लगता है कि जो मीडिया कवरेज है या जो ये शासकीय आदेश है जिसको एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक ही पक्ष ज़्यादा आ रहा है, ब्लैक मनी, जबकि ब्लैक मनी के बारे में इला तो एक विशेषज्ञ हैं, इनका तो कोई पक्ष नहीं है, ये तो एक सीरियस काम भारत सरकार के लिए करती रही हैं, उनकी रिपोर्ट्स या उनके लिए। दूसरी बात कि मैं आज ही पढ़ रहा था कई अर्थशास्त्रियों के लेख जो अखबारों में एडिट पेज पर आते हैं, कि वो भी कहते हैं कि जो परसेंटेज ब्लैक मनी का भारत में है वो इतना भारी भरकम नहीं है, वो बहुत ही संकेंद्रित है कुछ हाथों में। तो इतनी बड़ी आबादी को फिर आप क्यों प्रभावित कर रहे हैं? आखिर क्यों ये मिजरी बहुत सारे जिसे कहते हैं कि लोग तमाम परेशानियों में फंसे हुए हैं, कई लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, छोटे छोटे कल कारखाने या जो छोटे छोटे उद्यम बल्कि कहिए कल कारखानों के बजाय वो बंद किए जा रहे हैं, लोगों की छटनी हो रही है। तो ये जो पूरा पहलू है, क्या आपको लगता है मीडिया इसको ईमानदारी से ऑब्जेक्टिवली सामने ला पा रहा है? देखिए, ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा मैं मानता हूँ कि मीडिया, जैसे सरकार को महसूस नहीं था कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मीडिया को भी पहले दिन से ये इम्पैक्ट का अंदाज़ा नहीं था। इसीलिए जब उनको लगा कि अगर सरकार फैसला लिया है और प्रधानमंत्री मोदी जैसे व्यक्ति फैसला लिया है तो बहुत कुछ इसमें इनपुट होगी, सोच समझ कर लिया गया तो होगा। इस तरह सोच के मीडिया भी आगे चले। लेकिन जैसे वो प्रॉब्लम्स आने लगे तब हो सकता है कि विजुअल मीडिया ज़्यादा कतार और क्यू पर फोकस किया हो और प्रिंट मीडिया ज़्यादा डेप्थ किया हो। लेकिन जैसे चीज़ें आ रहे हैं, जैसे खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो रहा है, कोऑपरेटिव, जहाँ कोऑपरेटिव बैंक हैं वहाँ पे क्या असर हो रहा है, वो चीज़ें अभी आ रहे हैं। और मुझे लगता है ज़्यादातर इनपुट सरकार को मीडिया के माध्यम से ही आ रहा है। जो आप देख रहे हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ कदम लिया जा रहा है या कुछ चेंज हो रहा है, वो भी ज़्यादातर मीडिया इनपुट से ज़्यादा है। और सरकारी जो सिस्टम से जो इन्फॉर्मेशन आनी थी या पहले से जो जानकारी उनके पास होनी थी, वो मुझे लग रहा है ज़्यादातर मीडिया ही खुलासा कर रहा है। तो मैं मानता हूँ हो सकता है कि मीडिया पहले इतना इसको ठीक से एनालाइज नहीं किया या एक्सपेक्ट नहीं किया, लेकिन बाद में मीडिया खुद अभी एक आईना का काम कर रहा है। लेकिन क्या आनंद प्रधान, आपको ये लग रहा है कि जो भारत का विशाल हिस्सा है जिसे हम ग्रामीण भारत कहते हैं, वहाँ की जो पेचीदगियाँ हैं, वहाँ की जो परेशानियाँ हैं, वहाँ क्या हो रहा है, इस फैसले का क्या असर पड़ रहा है लोगों पर, ये क्या मीडिया में आ रही है चीज़? क्योंकि हमने देखा कि हमने कल परसों 2 दिन लगातार देखा कि एनडीटीवी के कुछ जर्नलिस्ट तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाकर या दूसरे हलकों में जाकर रिपोर्ट कर रहे हैं। अखबारों में भी कुछ अखबारों में खबर आई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति है, किसानों की स्थिति क्या है, कृषि क्षेत्र में जो मजदूर हैं उनकी स्थिति, उन पर क्या प्रभाव पड़ा है। लेकिन महानगर केंद्रित रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है। सिद्धिविनायक मंदिर में कितना नोट आया है, कितना बढ़ा है, कितना घटा है, चांदी कितना, सोना कितना, लेकिन जो गाँव और कस्बों की कहानियाँ हैं वो पूरी गायब है। ऐसा क्यों? मैंने एक्सेप्शंस के अलावा देखिए, एक तो हमें इस पूरे घटना को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में आज के देखें। 3 दिन पहले ही अभी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने एक नया शब्द इस साल का सेलेक्ट किया है, वो है पोस्ट ट्रुथ। यानी हम एक उत्तर सत्य युग में पहुंच चुके हैं। हमने भारत में सुना था कि अभी कलयुग चल रहा है, अब सतयुग आने वाला है। सतयुग में यहाँ जहाँ सत्य का बोलबाला होगा। तो अब दुनिया भर में ये कहा जा रहा है कि सत्य का अब कोई मायने नहीं रह गया, सत्य पुराने दिनों की बात हो गई। अब लोग अपने इमोशन से और आइडिया से, प्री कंसीव नोशन के हिसाब से चल रहे हैं। दूसरा, यहाँ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, आर्थर मिलर ने जो एक बड़े नाटककार थे, उन्होंने एक अच्छे अखबार की परिभाषा देते हुए कहा था कि अ गुड न्यूज़पेपर, आई सपोज, नेशन टॉकिंग टू इट्सेल्फ।
अब हमारे अखबार और हमारे जो मीडिया है, इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि वो महानगरों तक और महानगरों में भी खाते पीते मिडिल क्लास तक सीमित है, और बाकी सारा जो देश है उनके लिए डाउन मार्केट है, जहां एडवर्टाइजर की दिलचस्पी नहीं है, और चूंकि एडवर्टाइजर की दिलचस्पी नहीं है तो वहां अखबार ले जाने में भी दिलचस्पी नहीं है, टेलीविजन का मैसेज तो उसमें पॉलिटिकल, उसमें आइडिया तो है कि पॉलिटिकली वो मैसेज जाए। क्या ये इस तरह की जो मीडिया रिपोर्टिंग है, आपको नहीं लगता कि योजनाकारों को भी प्रभावित करती है? क्योंकि योजनाकारों के एजेंडे में फिर ये लोग दिखते नहीं, और मीडिया जब इनको दिखाता है तो कम से कम योजनाकारों को ये पता होता है। अगर हम आज मानते हैं कि आज एजेंडा सेटिंग, अगर मीडिया देश में एजेंडा सेटिंग में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, तो वो वॉइसेस या वो आवाजें जो ग्रामीण इलाकों की हैं, दूर दराज के इलाकों की हैं, आदिवासियों की हैं, मजदूरों की हैं। अब इस दिल्ली में ही आप देख लीजिए तो दिल्ली एक ऐसे शहर के रूप में दिखाई पड़ता है जहां केवल व्हाइट कॉलर लोग हैं, लेकिन इसी दिल्ली में लाखों मजदूर हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो बहुत ही बदतर परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। उन पर इस फैसले का क्या असर हुआ है और क्या उनको इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा, उस पर उतनी चर्चा नहीं हो रही है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि जैसा इला जी भी कह रही थी कि हर घटना में और हर घटना को एक घटना की तरह बना देना, घटना के पीछे जो प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसेसेस हैं। माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में हस्तक्षेप करना चाहता हूं, इसके लिए माफी चाहता हूं कि देखिए, बड़े अखबार जो देश के हैं उन्होंने जिस पहलू की चर्चा आप कर रहे हैं उसकी वाकई वो चर्चा नहीं कर रहे हैं, खासकर शहरी क्षेत्र में, अर्ध शहरी क्षेत्र में जो सबाल्टर्न या जो मजदूर हैं, दलित हैं, उत्पीड़ित समाज के लोग हैं, उनकी क्या स्थिति है। लेकिन हिंदी का अखबार कैश इकोनॉमी पर डिपेंड है। जी हाँ, लेकिन हिंदी का अखबार, मैं आज ही देख रहा था, नवभारत टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का अखबार, पहले पेज पर वेस्ट यूपी में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में छोटे उपक्रमों में, मझोले उपक्रमों में क्या हालत कर्मचारियों की है और क्या हो रहा है वहां, इसकी बहुत ही एक जीवंत स्टोरी दी है। जबकि उसी ग्रुप का सबसे बड़ा अखबार, जो देश का सबसे बड़ा अखबार है, वो ये बता रहा है अपनी लीड स्टोरी में कि अभी शासन की तरफ से आपको क्या क्या राहतें दी जा रही हैं। जाहिर है वो राहतें विज्ञप्ति की शक्ल में भी आ सकती हैं, और जाहिर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारत सरकार वो तमाम विज्ञप्तियां दे रही है इस तरह की, लेकिन अखबार में वो लीड है। तो हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर सूचना और ज्ञान का प्रसार कर रहा है मीडिया इस मुद्दे पर, या सहमति का सृजन कर रहा है। एक छोटे अंतराल के बाद हम यही सवाल अपने मेहमानों से करेंगे कि आखिर मीडिया इस पूरे मुद्दे पर किस तरह चीज़ों को कवर कर रहा है, किस तरह चीज़ों को देख रहा है। एक अंतराल। मीडिया मंथन में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नोटबंदी के कॉन्टेक्स्ट में। नोटबंदी को कैसे कवर कर रहा है मीडिया, कैसे कवर करना चाहिए था, कौन अच्छा कर रहा है, किसमें क्या गुंजाइशें बची हैं। मैं इला आपसे समझना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए कि अर्थशास्त्रियों का, आप जैसे अर्थशास्त्रियों का ये आकलन है कि जो कैश में ब्लैक मनी है वो देश में करीब करीब 6% है, यानी 94% के आसपास, 90 से ऊपर एबव जो ब्लैक मनी है वो रियल इस्टेट में है, सोना में है, चांदी में है, बेनामी खातों में है, हवाला कारोबार में है या विदेशी बैंकों में है। तो ये जो पूरा का पूरा ये जो मुहिम है, इसको मीडिया जिस रूप में पेश कर रहा है और लोगों के बीच इसके लिए सहमति भी बना रहा है, एक तरह का कंसेंट मैन्युफैक्चर कर रहा है कि भाई इसलिए है ये, और आप इसको मानिए, आप थोड़ा कष्ट सहिए, और बिल्कुल कष्ट आना चाहिए देश के लिए। अगर देश के लिए कुछ कष्ट सहकर अच्छा हो रहा है तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन फैक्ट क्या है, तथ्य क्या है? क्या हम 4%, 5%, 6% जो कैश में है, सिर्फ उससे निपटकर हम पूरे काला धन को ख़त्म कर सकते हैं, करप्शन को रोक सकते हैं? ये तो सिर्फ स्टॉक ऑफ ब्लैक मनी को अफेक्ट करता है ना, क्योंकि लोग कैश क्यों होल्ड करेंगे? कैश तो सबसे अनअट्रैक्टिव एसेट है। गोल्ड का दाम बढ़ता है कीमतों के साथ, कैश तो जो है वो है और बल्कि उसकी इन्फ्लेशन के साथ घटेगा, बल्कि उसकी वैल्यू तो लूज होती है। तो सबसे अनअट्रैक्टिव, सबसे जो कोई अपने पास रखना नहीं चाहता और उसको सर्कुलेशन में भेज देता है, वो तो ऐसा एसेट है। इसलिए जो प्रेजेंट ये जो स्टेप लिया गया, ये तो सिर्फ उस 6% पूरे ब्लैक मनी के को अफेक्ट करेगा, और उसमें भी रोज़ खबर आ रही है कि किस तरह लोग उस ब्लैक को वाइट कर रहे हैं। उनको शायद कुछ 10% किसी को देना पड़ रहा हो, 30% देना पड़ रहा हो, अलग अलग नंबर आते हैं, हमें पता नहीं कि नंबर क्या है, बट उसमें उन लोगों को तकलीफ ज़रूर हो रही है कि उनको अपना
पैसा निकालना पड़ रहा है, उसको वाइट करने की कोशिश करनी पड़ रही है, परेशानी ज़रूर हो रही है। बट जहाँ कमी इस डिस्कशन में रह गई मीडिया में, मुझे लगता है वो ये है कि मीडिया ये पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि ये इसके बेनिफिट्स हैं और इसके बेनिफिट्स लिमिटेड हैं, ये इससे ब्लैक मनी की प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी। लोग जब आप कहते हैं, मीडिया पूछता है आप इस कदम के साथ हैं, लोग कहते हैं कि हाँ हम कदम के साथ हैं क्योंकि अच्छा काम है, ब्लैक मनी हटना चाहिए। पर शायद ये भी बात होनी चाहिए कि ब्लैक मनी कितना हटेगा इससे, और इसके अलावा बहुत कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो कल अगर लोग ये एक्सपेक्ट करने लगें कि इस सब के बाद वो कोई उनसे रिश्वत नहीं लेगा, कोई पॉलिटिशियन के पास एक्स्ट्रा करप्शन मनी नहीं होगा, चुनाव में जो निर्धारित सीमा है उससे 20 गुना, 100 गुना, 200 गुना खर्च रुक जाएगा, तो वो पैसे का जो नाच दिखता है वो नहीं दिखेगा। अगर लोगों में ये गलत फहमी, ये एक्सपेक्टेशन अराउज हो जाए कि हमने इतनी तकलीफ सही, अब उसके बाद भी ब्लैक मनी दिख रहा है, तो बहुत तकलीफ हो सकती है देश में। हरवीर सिंह, मैं यही प्रश्न मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर वजह क्या है कि मीडिया कुछ कहे न कहे, लेकिन लोगों में भी, आम लोग जो अपने दुख दर्द के बारे में, अपनी मिजरी के बारे में, अपने शोषण उत्पीड़न के बारे में शायद पूरी उसकी जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी जो है उससे हो सकता है वाकिफ़ ना हो, उनको देखते हैं कि बगल में मेरे डॉक्टर हैं जिनके यहाँ 72 करोड़ निकल रहा है, किसी अगर मान लो कभी छापा पड़ा, किसी को देखते हैं कोई इंजीनियर है 60 करोड़ निकल रहा है, तो ये समझकर शायद उनको लगता है कि वाकई देश की सबसे बड़ी समस्या यही है, और यही जो 6% या 4% जिसको इला जी बता रही हैं, इसको अगर शिनाख्त कर ली जाए, इसको अगर गिरफ्त में ले लिया जाए तो सब कुछ स्वर्ग हो जाएगा और भारत बिल्कुल बदल जाएगा। क्या मीडिया यही एक इंप्रेशन दे रहा है? मैं इसको फॉल्स कॉन्शसनेस नहीं कहूँगा, ये एक अलग टर्म है, लेकिन आप कैसे इसको व्याख्यायित करेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है। जैसे इलाजी ने कहा कि सिर्फ 6% जो ब्लैक मनी है वो करेंसी में उसका आइडिया है और उसमें भी कुछ वाइट हो जाएगी। तो सवाल इस बात का है कि मीडिया ये तथ्य उस तरह से पेश नहीं कर रहा है कि जो समस्या है वो 94% एज इट इज़ है, और इस सिर्फ 6% के लिए, जैसे कहा जाए कि कुछ ब्लैक शीप पकड़ने के लिए पूरे जंगल में आपने आग लगा दी, पूरे देश को आपने सड़कों पे खड़ा कर दिया। ये जो विश्लेषण है, जिससे कि अब ये क्लियर आ रहा है कि आपका जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो टर्सरी सेक्टर है, जहाँ पे आपका 80% रोजगार पैदा हो रहा है, जीडीपी का करीब आधा हिस्सा वहाँ से आता है, उसको आपने एकदम बिल्कुल ऐसे टूट के कगार पे ला दिया है जो कि वहाँ से रिकवर नहीं होगा। तो ये जो लॉसेज हैं, ये मीडिया को बताने की ज़रूरत है कि ये इसका नतीजे ये हैं। जो बेनिफिट होने वाला है उसको तो अभी किसी ने नहीं देखा। कोई कहता है कि आरबीआई सरकार को डिविडेंड दे देगा, पता नहीं कहाँ से ये कैलकुलेशन आ रही है। लेकिन आप आर्थिक अखबार और आर्थिक एक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि जनाब इससे ब्याज दरों में जो कमी आएगी बैंकों में, जो हमारे बहुत सारे बैंक बर्बादी के कगार तक पहुंच गए थे और उसके जो भी कारण रहे हों, हम कारणों पर जाएंगे तो आज की बहस डिरेल हो जाएगी। लेकिन अगर बैंकिंग सिस्टम ठीक होता है, जो खतरे में बैंक थे वो बच जाते हैं, ब्याज कम हो जाते हैं, तो शायद ये माना जा रहा है, जो आर्थिक अखबार लिख रहे हैं या ऐसे नॉर्मल अखबार भी जो मेन स्ट्रीम के हैं वो लिख रहे हैं कि इससे विकास को गति मिलेगी, निवेश को गति मिलेगी, रियल एस्टेट जो बंधा हुआ था, गतिरोध का शिकार था, वो भी मुक्त हो जाएगा, और जो उद्योगपति देश के हैं वो वाकई इन्वेस्ट करेंगे। तो एक ट्रिकल डाउन थ्योरी जो पहले जो विफल दिख रही थी वो शायद वो सफल होगी, ऐसा कहा जा रहा है। आपकी क्या राय है? देखिए, मीडिया की यही सबसे बड़ी समस्या आज चल रही है कि वो वाकई चीज़ों को सही तरीके से पेश नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही बात है कि बैंक्स में डिपॉजिट ज़्यादा हो जाएंगे तो वो ब्याज दरें घटा सकते हैं, और डिपॉजिट रेट घटाना बैंकों ने शुरू कर दिया। तो हमें समाज के दोनों हिस्सों को देखना चाहिए। एक बड़ी आबादी है जो डिपॉजिट की इनकम के ऊपर सर्वाइव करती है, उसके लिए इसको फ़ायदा कहेंगे नुकसान कहेंगे। दूसरे रियल एस्टेट और ये सब जो चीज़ें हैं कि आपका अगर होम लोन के ऊपर ये सब ब्याज घटता भी है, आधा फीसदी 1%, तो आपकी ईएमआई में कुछ 100 रुपए का अंतर आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत चमत्कारिक अंतर आ जाएगा। तो सवाल है कि मेरा और अभी भी ये कहना है कि मीडिया को तथ्यों को बिल्कुल बैलेंस तरीके से रखना चाहिए कि ये बेनिफिट्स हैं, ये नुकसान है, और जो ब्लैक मनी को लेकर के एक पूरा ये माना जा रहा है कि इससे बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो नहीं होने वाला है, और जनरेशन भी इससे बंद नहीं होगी। ये तथ्य भी रखना मीडिया का जिम्मा है। यही सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, आपका क्या जवाब है? नहीं, देखिए, एक चीज़ हमें याद रखना होगा, जिस प्रेशर सरकार पे है वो प्रेशर मीडिया पे है।
क्योंकि जनरल पब्लिक में जो फीलिंग है कि अभी तक किसी सरकार ने ईमानदारी से कोई कार्रवाई नहीं की है। और हर सरकार, कोई भी पार्टी हो, इन लोगों से जुड़े हुए हैं, इन जो भी कार्यक्रम होता है आधा ही होता है। तो ये प्रेशर के कारण से पब्लिक में भी ये फीलिंग है भाई कुछ तो हुआ। तो ये जो कुछ तो हुआ जो है, हो सकता है ये पूरा ना हो, लेकिन ये जो होप्स जो बिल्डअप हो रहे हैं, अच्छा ऐसे ही लोग जो कतार में खड़े हैं वो भी कह रहे हैं जो अखबार भी नहीं पढ़ते। तो ये समझ लीजिए जो हमारे देश में जो आर्थिक जो डिस्पैरिटीज है उसको लेकर जो फीलिंग्स हैं, उस फीलिंग से जो होप भी है, ठीक है आज मैं कष्ट ले रहा हूँ, लेकिन ये भी मीडिया इग्नोर नहीं कर सकता। इसलिए हो सकता है कि सारे फैक्ट्स अभी सामने ना हो, या कितने फैक्चुअल है, कितने एक्सपेक्टेड है, कितने नहीं है, वो आगे दिखाई देगा। लेकिन ये कहना कि मीडिया अपने आप से एक एजेंडा पे चल रहा है, मैं नहीं मानता। लेकिन शिखर, हम बिल्कुल संक्षेप में, हमारे पास वक्त कम है, कि मीडिया का काम अगर सूचना देना है, लोगों को अवेयर करना है, लोगों को ज्ञानवान बनाना है, तो इस विषय पर चाहे जिस धारा के भी लोग हों, अगर रॉकेट साइंस पर मुझसे आप कॉलम लिखवाएंगे तो मैं क्या लिखूंगा आप समझ सकते हैं। ठीक उसी तरह से जो मेनस्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, पॉलिटिकल बीट कवर करने वाले या जो खेल कवर करने वाले हैं, चाहे वो टेलीविज़न में हों या अखबार में हों, अगर वो इस तरह के कॉम्प्लेक्स इशू पर रिपोर्टिंग करेंगे तो उसकी वो कैजुअलिटी कैसी, वो क्या होगा, दुर्घटना होगी या क्या होगा, वो आप जानते हैं। हम ये समझना चाहते हैं आपसे कि क्यों नहीं मीडिया, चाहे टेलीविज़न हो चाहे अखबार हो, वो इस मामले के जो विशेषज्ञ लोग हैं, चाहे वो आप उसको राइट विंग कह लीजिए, सेंट्रिस्ट कह लीजिए, लेफ्ट विंग कह लीजिए, जिस धारा के भी हों, सभी अर्थशास्त्रियों की राय को प्रमुखता से चैनल क्यों नहीं रख रहे हैं? क्यों उसमें परेशानी है? वो क्यों सिर्फ एक रिपोर्टर जो स्पोर्ट्स भी कवर करता है, जो ज्योतिष भी कवर करता है, जो आर्ट्स भी कवर करता है, वही इस विषय पर बोले जा रहा है लगातार? और वो क्या बोलेगा आप जानते हैं जी? नहीं, ये इसका अगर प्रोफेशनल कारण देखूं तो एक चीज़ है कि रिपोर्टर्स का अपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का भी सवाल है, क्योंकि इतनी नॉलेज भी नहीं है इन सब्जेक्ट्स के ऊपर। मैं वही कह रहा हूँ। तो ये इसको एड्रेस करना होगा, क्योंकि मीडिया का सबसे बड़ा काम है इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनाने में, जो वो फैक्ट्स पेश कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं उनको देना है, लेकिन उसके लिए मीडिया को भी खुद पढ़ना पड़ेगा। आनंद, मैं बिल्कुल संक्षेप में यही बात आपसे समझना चाहता हूं कि भाई मीडिया एक काम कर सकता था जिससे लोग जो लाइनों में हैं या लाइनों में नहीं हैं, जो अभी इंतजार कर रहे हैं, उनको ये पता चलता कि इस महान या महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले से क्या होने वाला है। आप अर्थशास्त्रियों की राय रखते, आप इस विषय के जो जानकार हैं उनकी बातों को पेश करते, उनके इंटरव्यूज़ के आधार पर रिपोर्टिंग करते, सरकार के जो आर्थिक सलाहकार हैं, जो रह चुके हैं, जो प्रोफेसर्स हैं इस मामले के जानकार हैं, मीडिया में जो लोग हैं इस विषय के जानकार, उनकी बातें अगर प्रमुखता से आती तो शायद ये जो उहापोह मची हुई है देश में कि कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। आज की सबसे, मैंने जैसे कहा कि आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है कि इंफॉर्मेशन की तो बम्बार्डमेंट है, पर वो सारा इंफॉर्मेशन जो है उसके साथ जो कंटेक्स्ट होना चाहिए, उसके साथ जो बैकग्राउंड होना चाहिए और उसके मीनिंग को डिकोड करने के लिए जिस तरह के एक्सपर्टीज चाहिए, उसमें मीडिया बार बार फेल करता है। और फेल इसलिए भी करता है क्योंकि उसका जो एक अपना सिस्टमिक ढांचा है, एक ढांचे के साथ प्रॉब्लम भी है। और यह भी हमें देखना चाहिए कि जॉन बर्ड जो बीबीसी के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने 70s में एक बड़ी विजुअल मीडिया के बारे में बात कही थी कि उसमें एक इनहेरेंट बायस है अंडरस्टैंडिंग के खिलाफ। वो अंडरस्टैंडिंग के खिलाफ बिल्कुल उनका मैं आपको कह रहा हूं, बीबीसी के डायरेक्टर जनरल जॉन बर्ड का यह कहना था। और वो विजुअल मीडिया की सबसे बड़ी समस्या है कि वो विजुअल्स पर इतना फोकस करता है, इवेंट्स को इतना फोकस करता है कि प्रोसेसेस और बैकग्राउंड और कंटेक्स्ट के पीछे वो नहीं जा सकता। लेकिन वही आज एजेंडा डिसाइड कर रहा, उसी का असर हम काफी हद तक अखबारों पर भी देखते हैं। आनंद, हम ये समझना चाहते हैं कि कुछ एक चैनलों की छोड़ दीजिए बात, एक्सेप्शंस भी हैं, बहुत खूबसूरत एक्सेप्शंस हैं, लेकिन अनेक ऐसे चैनल हैं जिनके बड़े बड़े एंकरों की आवाज इतनी तेज है कि चंद्रमा तक पहुंच जाती है। लेकिन ऐसे अंग्रेजी के एंकर हों चाहे हिंदी के, एक सेकेंड, वो करते क्या हैं कि इस तरह के जटिल विषय पर भी जो विशेषज्ञता की मांग करता है उस पर एक पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन को बैठा देंगे, फिर दूसरी पार्टी के, तीसरी पार्टी के 9 एक्सपर्ट, नो इकोनॉमिस्ट, और उस पर वो बात कराएंगे। अब सवाल यह है कि जो स्पोक्स पर्सन की मैं इज्जत करता हूँ सभी पार्टियों के, लेकिन जो आर्थिक बैकग्राउंड जिनकी नहीं है,
जिनको न्यूनतम जानकारी भी अर्थशास्त्र की नहीं है, वह भी इस विषय पर जद्दोजहद कर रहे होते हैं स्टूडियो में। क्या मिलेगा पाठक को, दर्शक को, श्रोता को? क्योंकि टीवी चैनल के लिए, और जो हमारे टीवी चैनल का हमारे देश में बहसों का जो ढांचा बना है वो ये है कि एक तरह की ग्लैडिटोरियल फाइट आपको करना है, और उसके लिए बाइनरीज बहुत जरूरी है, और उसमें स्पोक्स पर्सन, जो पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन है, वो बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं, उसको बाइनरीज बना देते हैं, और वो कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी पार्टियों के झगड़े में बदल जाती है। उस झगड़े का मजा एक तरह से, जिसको कहते हैं ना वॉयरिज्म, एक दर्शक को भी मजा आने लगता है, वो रोज शाम की फाइट देखता है और आनंद लेता है उसका। इला जी, आप क्या कहेंगे इस विषय पर जो अभी बात हो रही है? अगर आपने वो सवाल जो आपने उठाया कि इसमें सरकार को क्या फ़ायदा होगा, आरबीआई में पैसे आएंगे, सरकार को पैसे मिलेंगे, रेवेन्यू मिलेगा, अगर वो सवाल आपने मुझसे किया होता तो मैं कहती कि मुझे आधा घंटा चाहिए समझाने के लिए, पर आपका जो फॉर्मेट होता है उसमें शायद आपको 30 सेकंड या 1 सेकंड में उसको समझाना पड़ेगा। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग कोई किसी को कैसे कन्वे कर सकता है जब किसी के पास वक्त नहीं है, हर को छोटी छोटी बिट्स एंड बाइट्स में इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज। आरबीआई का प्रॉफिट कैसे आता है, उसकी एसेट लायबिलिटी में क्या होता है, नोट ना वापस होने से उसके एसेट्स कैसे चेंज होंगे, क्या वो सरकार के पास जाएंगे, ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि हम 30 सेकंड में जवाब दे सकें। तो मेरे ख्याल से हो ये रहा है कि सब लोग जो हैं आधे आधे मिनट में जल्दी जल्दी कुछ जवाब दे रहे हैं, और किसी के पास इंसेंटिव भी चला जाता है कि आप बैठ के अगर उसको पढ़ें और उसको समझें, पर आपको कोई आउटलेट नहीं है उस बात को कहने का, तो लोगों के पास वो इंसेंटिव भी नहीं है कि वो पढ़ें और समझें, और बाकी कोई सुनना नहीं चाहता, कहते नहीं ये तो बहुत टेक्निकल बात हो गई। ये जो आजकल एक बड़ी चर्चा है, खास करके सोशल मीडिया और 140 कैरेक्टर के ट्विटर के ज़माने में, ये भी आ रहा है कि लोगों का अटेंशन स्पैन भी बहुत कम हो गया है, क्योंकि आप इसी तरह का समाज बना रहे हैं। और उसमें पिछले दिनों एक रिपोर्ट आ रही थी कि अभी आम लोगों का, जो खास करके ये इंटरनेट से जुड़े हुए लोग हैं, उनका अटेंशन स्पैन 8 सेकंड रह गया है। दुनिया में जो सबसे कम अटेंशन स्पैन वाला जीव है वो जेलीफिश है, 12 सेकंड, उससे भी कम घट के 8 सेकंड हो गया है हमारा अटेंशन स्पैन। लेकिन इला, हम ये समझना चाहते हैं कि जो किसी भी विषय, चाहे वो अर्थशास्त्र का विषय हो, हिस्ट्री का विषय हो, क्योंकि हिस्ट्री को लेकर भी हमारे समाज में बहुत सारे विवाद हैं, तो इन विषयों पर जो सीरियस लोग काम कर रहे हैं, क्या उनका क्या इनिशिएटिव होना चाहिए आज के इस दौर में जब ज्ञान और अज्ञान के बीच इतनी जद्दोजहद है? तो जैसे हम लोग ब्लैक इकोनॉमी पे काम करते हैं, जब से ये डिमोनेटाइजेशन इशू हुआ है, कई लोगों ने हमारे इंस्टीट्यूट में वर्किंग पेपर्स लिखे हैं, उनको वेबसाइट पे अपनी डाला है। अब मीडिया का काम है कि वो उसको पिकअप करें। हम तो सिर्फ उसको सामने ला सकते हैं कि ये काम किया है हमने। मुझे लगता है आप चारों लोगों ने इस सीमित समय में भी अपनी बात को जिस बेबाक ढंग से रखा है, हमारे दर्शकों के लिए वाकई महत्वपूर्ण होगी। इस मामले में सिर्फ सियासतदानों ने नहीं, मीडिया के बड़े हिस्से, खासकर न्यूज़ चैनलों ने आवाम को वाकई निराश किया है। 2-3 को छोड़ दें तो देश के दर्जनों न्यूज़ चैनलों की भूमिका एक बार फिर किसी कीर्तन मंडली जैसी नजर आई। वे सूचना और जानकारी देने के बजाय फैसले दे रहे थे और लोगों को अपने अपने एजेंडे पर मोबिलाइज करने की कोशिश करते नजर आए। अंग्रेजी के सबसे बड़े अखबार की भूमिका भी कुछ ऐसी ही रही, लेकिन हिंदी अंग्रेजी के कई अखबारों को शाबाशी देनी होगी कि उन्होंने इस अभूतपूर्व घटनाक्रम, इसके प्लस माइनस और कुल मिलाकर इसके फलितार्थों पर अपने पाठकों को सूचित और शिक्षित किया। मीडिया मंथन में आज इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।